हाय फ्रेंड, मैं अविनाश श्रीवास्तव और स्वागत है आपके अपने चैनल कोड प्रोग्रामिंग में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है सी शार्प में और कंस्ट्रक्टर का यूज हम क्यों करते हैं। क्या कंस्ट्रक्टर का अगर हम यूज नहीं करें तो क्या होता है। आप कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली जब आप कोई भी इंटरव्यू, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो या कोई भी हो, आप जब इंटरव्यू आपका चालू होगा तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसका यूज क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ इसके बारे में जानेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे नोटिफिकेशन पे डाल दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका आपको लाभ उठा पाए। और देखिए, मैं यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जस्ट लाइक रिएक्ट का, जेक्यूरी का और एमबीसी का एपीआई, ASP.NET C शार्प का और SQL सर्वर, बहुत सारा इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पे रखा हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि आप अगर कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसका एक स्पेशल मेथड होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ क्लास व्हिच गेट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्ड व्हेन यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ क्लास। यदि आप कोई क्लास बनाते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। आप कंस्ट्रक्टर को बनाए या ना बनाए, अगर आप बनाएंगे तो सही बात है, अगर नहीं बनाएंगे तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं वो कंस्ट्रक्टर को खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है। .NET खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो दूसरा चीज है कि कंस्ट्रक्टर कंटेन द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर दैट आर एग्जीक्यूट एट द टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे आप जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो कुछ इंफॉर्मेशन को रखता है और जो भी आप वेरिएबल को अपने क्लास में डिक्लेयर करते हैं तो उसके अनुसार वो वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। फिर बोलता है कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर नेम का जो कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए वो एकदम मतलब कि क्लास नेम के समान, मतलब कि सेम होना चाहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप यहाँ पे बोल रहा है कि इट इस कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यानी वॉइड भी आपको नहीं लिखना है। वॉइड जैसे कुछ रिटर्न नहीं करता है लेकिन फिर भी आपको वॉइड भी नहीं लिखना है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए कि कंस्ट्रक्टर नीड दैट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जो हम लोगों ने पहले सेकंड पॉइंट में पढ़ लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ यू नोट क्रिएट द क्लास कंस्ट्रक्टर योरसेल्फ, यदि कोई डेवलपर या कोई प्रोग्रामर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को नहीं क्रिएट करता है, जो यहाँ पे आपको बता रही है कि नहीं क्रिएट करता है, तो मीन्स आपका जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का तो उस समय कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है और आपका डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है। और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर भी होता है। कंस्ट्रक्टर बहुत प्रकार के होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले जो हमने पढ़ा उसका डेमो देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक कंसोल एप्लीकेशन बनाया है जो कंस्ट्रक्टर डेमो न्यू के नाम पे बनाया हूँ, जिसमें देखिए कि हमारा एक फाइल है। तो चलिए हम लोग पहले एक क्लास बना देते हैं, एक क्लास हम ले लेते हैं जिसमें हम अपने कंस्ट्रक्टर का डेमो को देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक न्यू क्लास को ऐड करता हूं जिसमें हम कुछ एक क्लास ले लेते हैं और इस क्लास का नाम हम चेंज कर देते हैं एम्प्लॉय बोल के, जो हमारा पब्लिक क्लास है। बाय डिफॉल्ट आप जो क्लास क्रिएट करते हो इंटरनल होता है, उसको आप सेम
मतलब सोल्यूशन के अंदर यूज कर सकते हैं, दूसरे मतलब सेम असेंबली के अंदर यूज कर सकते हैं, दूसरे असेंबली के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये हमने क्लास में पढ़ा था, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो एक क्लास हमने क्रिएट किया। तो हमने एक क्लास क्रिएट किया और इसमें हम सबसे पहले 3 वेरिएबल को जस्ट हम डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं। तो पब्लिक में स्ट्रिंग देकर मैं एक नाम देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कुछ इनिशियलाइज नहीं किया हूँ। और जैसे को फिर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल देता हूँ पब्लिक इंट, और उसमें ये देता हूँ जैसे कि रोल नंबर देता हूँ, सही रहेगा। उसके बाद मैं एक और क्रिएट करता हूँ जो आपका बुलियन होगा, ठीक है, प्रेजेंट यस नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, बट अब भी हमने ध्यान रखिएगा अपने क्लास में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं किया हो, ठीक है। तो जब हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करते हैं और उसका क्लास बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका कंस्ट्रक्टर सी शार्प जो है हमारा वो क्रिएट कर लेता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए हम इसको जो भी वेरिएबल को हमने वहां पे देखा था, देखते हैं कि उसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया हो, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर बोलता है कि यदि आप कोई भी वेरिएबल का आप वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो मींस उसके डेटा टाइप के अनुसार वेरिएबल का वैल्यू को कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा इंट है, ये मेरा बूलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को कॉल कर लेते हैं, console.tab। तो यहाँ पे हम emp को कॉल किए और वहाँ पे जो भी मेरा है नेम उसको हमने ले लिया, प्लस उसके साथ हमने एक कॉमा लगाया ताकि मैं सही से उसको हम लोग देख पाए, ठीक है, कॉमा सेपरेट करने के बाद। फिर emp डॉट जो भी है हमारा प्रेजेंट एस नो, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग हमारा एक और वेरिएबल है उसको हम लोग ले लेते हैं, जो हमारा रोल नंबर है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया था, फिर भी इसमें वैल्यू आएगा। तो इसको चलिए स्क्रीन को रोकने के लिए रेड लाइन का यूज कर लेते हैं ताकि हमारा स्क्रीन रुका हुआ रहे। जब तक रन कर रहा आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको देते रहे। तो देखिए, जैसे हमने 3 वैल्यू को इनिशियलाइज मींस यहाँ पे डिक्लेयर किया था, बट उसे इनिशियलाइज नहीं किया था, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा क्या, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर अभी अपने क्लास में क्रिएट किए नहीं है, तो हमारा ये क्या किया कि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया हूँ कंस्ट्रक्टर ये अपने क्लास का, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया है जिसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कुछ नियम है, पहले हम उस नियम को पढ़ लेते हैं फिर इसमें आएंगे। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो नियम है वो बोलता है कि कोई एनी पैरामीटर इज डिफॉल्ट, जब कोई हम विदाउट पैरामीटर के साथ कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, यानी हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं प्लस उसमें पैरामीटर भी नहीं देते हैं तो भी वो डिफॉल्ट होता है, और नहीं क्रिएट करेंगे तो भी डिफॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें तो पैरामीटर जा नहीं रहा है। इन अदर वर्ड, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डज नॉट स्टैक पैरामीटर। द ड्रॉबैक ऑफ कंस्ट्रक्टर इज एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विल इनिशियलाइज द सेम वैल्यू।
इसका एक ड्रॉबैक है कि जब अगर कोई हम क्लास का कंस्ट्रक्टर को नहीं क्रिएट करते हैं और या हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और कोई पैरामीटर नहीं भेजते हैं, वैल्यू नहीं भेजते हैं, तो क्या करता है, जब भी वो क्लास को हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस क्लास का जो वेरिएबल होगा, अगर उसका हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। तो इसका ये ड्रॉबैक है। तो वही चीज है कि आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या तो आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप नहीं भी क्रिएट करेंगे तो क्लास खुद ब खुद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को सीधा क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। तो एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये भी आप देखिएगा कि जब हम अपने क्लास को कॉल करेंगे तो सबसे पहले मेरा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है और वो वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है, जिससे हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू आती है। जैसे आपका स्ट्रिंग में नल आएगा, बुलियन में फॉल्स और इंटीजर में ट्रू मींस 0 आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाते समय कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, जो आपका इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि ए क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर। मतलब एक क्लास में आप बहुत तरह के कंस्ट्रक्टर को रख सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम शुड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप क्या करें, एक हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक हो गया आपको जस्ट लाइक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और बहुत सारे होते हैं जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, स्टैटिक हो गया। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। एक आपको हम एग्जांपल बहुत अच्छा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए कि ये यहाँ पे अगर हम SQL का कमांड ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, SQL कमांड cmd न्यू SQL कमांड। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो SQL कमांड एक क्लास है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अब जब यहाँ पे हम जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे इसका 5 ओवरलोडेड वर्जन है। मतलब ये 5 तरह का कंस्ट्रक्टर को, यानी 5 तरह का हो सकता है कि 5 तरह के पैरामीटर अलग अलग बेस के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया गया है, ये अलग अलग। यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है जो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर में इसने पैरामीटर भेजा है जो सिंगल पैरामीटर है, मतलब एक पैरामीटर भेज के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ठीक है, तीसरा जो है ये मतलब कि कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर और एक कनेक्शन स्ट्रिंग यानी 2 पैरामीटर भेजा है। चौथा कंस्ट्रक्टर जो है जिसमें 3 पैरामीटर भेजा है, और पांचवा कंस्ट्रक्टर जो है इसमें मींस आपका इसमें भी 4 मतलब पैरामीटर भेजा है। तो ये भी एक यहाँ से आप जान सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर को एक कंस्ट्रक्टर में बहुत सारे पैरामीटर को भेज कर सकते हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना के, बट सेम नेम का होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अ कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए कि जब मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, पब्लिक है, बस उसके बाद क्लास का नेम है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे इंट लिखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है कि मेंबर दैट कैन नॉट बट सेम देन द इनकॉरेक्ट द एम्प्लॉय नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई पाथ रिटर्न नहीं करता है। चलिए हम इसको रिटर्न कर देते हैं, तो क्या देता है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न किया है, तो एक्चुअली ये रिटर्न होना चाहिए, फिर भी इवन ये आपका एरर दे रहा है। ठीक है,
कि रैम कैन नॉट बी द सेम एंड देयर, क्योंकि अब ये क्या समझ रहा है कि जब हमने इसको रिटर्न टाइप दे दिया है तो अब क्या समझ रहा है ये कि ये एक क्लास का मेथड है, ना कि एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, देखिए कि जैसे मेंबर नेम कैन नॉट बी सेम इज द जो क्लास का नेम है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी अब इसको क्लास का सिंपल एक मेंबर समझा गया है, जो मेथड या फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये बोलता है कि सेम नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे तो आप वॉइड भी रिटर्न नहीं कर सकते, जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, within a class you can create on static constructor only, मतलब कि आप अगर एक क्लास में, यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्लास में यदि आप कोई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो आप ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप जैसे लाइक प्राइवेट आपका हो गया, डिफॉल्ट, कॉपी, ये सब कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज ये सब आप क्रिएट करते हैं तो आप बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। बट आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर तो आप एक ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे आप देख लिए हैं कि कंस्ट्रक्टर कैन हैव बी डिवाइडेड इनटू द 5 टाइप, जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो अब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। उसके बाद है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हम एक या एक से अधिक पैरामीटर को सेंड करते हैं, उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पैरामीटर सेंड नहीं करते हैं तो वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है, यानी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये कंस्ट्रक्टर को हम रहने देते हैं, इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं और इसमें हम दो इंटीजर वैल्यू को लेते हैं जिसको हम सम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम लोग दो पैरामीटर सेंड करने वाले हैं। ठीक है, और उस पैरामीटर के अगेंस्ट में हम वैल्यू को लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा पब्लिक हम इंटीजर को एक लेंगे जो जिसमें हम अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें a प्लस b का वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो भी हमारा रिजल्ट है उसमें। देखिए क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है तो ये खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जिसमें हम वैल्यू को सेंड करेंगे और उसका आउटपुट हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट करें, यहाँ पे एम्प्लॉय 1 और यहाँ पे हम भेज रहे हैं 10 और 30। तो ये क्या होगा कि एक्चुअली ये जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैंने पैरामीटर को सेंड किया हूँ तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करके ये हमारे ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है और हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये डिफॉल्ट को कर रहा है। क्योंकि हम कोई पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर को नहीं दिए हैं तो इसलिए ये डिफॉल्ट को कॉल कर रहा है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे आपको मुझे हटाना होगा क्योंकि विंडो को रोक रहा है ये। तो चलिए हम हमारे इसमें आ गए हैं। सॉरी, हम यहाँ से आपको दिखाने चाहते हैं। हाँ, और यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो देखिए कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। तो ये कॉल किया है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, जिसमें ये वैल्यू को ये इनिशियलाइज किया है और ये वैल्यू को इसमें आपको हमारा रिजल्ट में भेज दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है।
तो देखिए हमारा 40 रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था, तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर को रिटर्न सपोर्ट नहीं करता है, और यहाँ पे हम पैरामीटर भेजे हैं, तो यह हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हम कोई पैरामीटर नहीं सेंड करते हैं, और यदि आप कोई कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होती है, या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कराती है। या और हम जिस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर को अगर हम सेंड करते हैं तो उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद हमारा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या हुआ। तो यहाँ पे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख लिया, कंस्ट्रक्टर विद ईच नेट एट रेस्ट वन पैरामीटर इज कॉल्ड a parameterized constructor. The advantage of parameterized constructor, you can initialize this instance of class with different value. जैसे ये बोल रहा है कि आपका जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज मतलब कि डिक्लेयर किए हैं, उसके वैल्यू को आप यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम नेम को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कोड प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोड प्रोग्रामिंग लिखा, और मैं जब अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो हमें क्या आउटपुट मिलती है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे हमें शो भी करना है emp1.name। यहाँ पे क्योंकि एक वैल्यू इंटीजर है, एक वैल्यू स्ट्रिंग है, तो ये दे नहीं रहा है, तो इसे हम अलग कर देते हैं ताकि वो समझ पाए कि दोनों अलग अलग है। आप देखिए कि जैसे यहाँ पे जो नेम था उसमें मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया हूँ, यानी इस अपने नेम वेरिएबल को, लेकिन जहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वहां पे मैंने अपने नेम वैल्यू को अपने चैनल के नेम के साथ इनिशियलाइज कर दिया हूँ, जिसके कारण हमारा आउटपुट क्या है चैनल का नेम है। तो आपको जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं तब आपका ये बेनिफिट होता है कि आप जो वैल्यू को भेज रहे हैं वो क्लास का किसी वेरिएबल को आप उस वैल्यू पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यानी उस वेरिएबल में अपने वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो उसके बाद हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का फंडा एकदम क्लियर है, आप इसको ध्यान से समझ जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ। The constructor which created an object by copying the variable from the other object is called the copy constructor. The purpose of copy constructor is initialize a new instance of value existing instance. तो ये क्या बोलता है, इसका सिंपल फंडा ये, जैसे देखिए कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसमें दो पैरामीटर है, तो मैं जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं तो मैं दो पैरामीटर तो भेज ही सकता हूं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 10 से ज्यादा पैरामीटर आपका एक कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ, तो उस हर बार आपका 10 पैरामीटर भेजना आपका मीन्स एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें दो वेरिएबल है, यदि ज्यादा रहता तो हम इसी को यूज करते हैं। तो अभी हम जब इसको हम यूज करते हैं अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर के, तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ये पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और पब्लिक स्ट्रिंग
लास्ट नेम, ठीक है। तो ये हमने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं जिससे हम अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज कर पाए, ठीक है। तो स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम देता हूँ और यहाँ पे हम लास्ट नेम लेते हैं स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और फुल नेम में मैं इन दोनों को नेम में कॉन्करेंट करता हूँ, फर्स्ट नेम को प्लस लास्ट नेम को, ठीक है। और जैसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे उसी तरह मैं यहाँ पे अपने नाम को नाम दूंगा जिससे यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि अभी मैं अभी सिर्फ इसे रन करके दिखा रहा हूँ कि ये जस्ट मैंने स्ट्रिंग के ऊपर में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाया हूँ ताकि मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल आपको दे सकूं। तो देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। चलिए इसका आउटपुट सही है, तो अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करने के जस्ट मैं इसे कॉपी करूँ मीन्स इसका इसी का कोड को यूज कर रहा हूँ, इसका यहाँ पे मैं नाम चेंज कर रहा हूँ टू, और क्योंकि मैं बार बार मैं ऑब्जेक्ट को सेंड नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं बार बार वैल्यू को नहीं भेजना चाहता हूँ क्योंकि हम अभी तो हमारे पास दो वैल्यू है, मे भी हो सके फ्यूचर में चल के हमारे पास 10-15 पैरामीटर हो जिसमें वैल्यू हमें सेंड करना हो और रिपीटेड वैल्यू हो, तो मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट जिसमें मैंने सबसे पहले पैरामीटर को सेंड किया हूँ उसी का जस्ट मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का हो गया, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका बना रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए अपने इनिशियलाइज कर रहा हूँ एमपी डॉट फर्स्ट नेम कहाँ गया, यहाँ है, प्लस एमपी डॉट नाम लास्ट नेम। तो हमारा आउटपुट सेम होगा, जो ये आउटपुट हमें दे रहा है सेम आउटपुट ये भी हमें देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा एरर चला गया है, यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। सो हम अपने आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए हमारा सेम है, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर ये बोलता है कि यदि आपका मीन्स आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपने मीन्स आपने जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अगर उसका कंस्ट्रक्टर में आप बहुत सारे पैरामीटर को सेंड कर रहे हैं तो सभी पैरामीटर को सेंड ना करके आप क्लास का ऑब्जेक्ट को सेंड करके अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को मीन्स अपने वैल्यू को रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि ये तो हमारा रहा कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारे पास जो है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का एक नियम है वो पहले जान जाइए। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक क्लास में आप एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जब आप अपने क्लास के अंदर में, यानी आप अपने क्लास में कोई भी वैल्यू को स्टैटिक्स आप डिफाइन करते हैं स्टैटिक्स, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वैल्यू चलिए बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता है यदि आप कोई भी स्टैटिक वेरिएबल को आप अपने क्लास में डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे आप फिर सोचेंगे कि जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हूं तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम है कि उसको इनिशियलाइज कर देना, तो नहीं,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं हो, वो स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हो। ठीक है, यदि आप अपने कोई भी वेरिएबल में यानी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें स्टैटिक कीवर्ड आप लगाए हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है आपके क्लास में। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए कि और क्या बोला है। उसके बाद और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप जैसे कि आप एक क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन ए कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, इट विल इन्वॉल्व ओनली वन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, वो जब आप कोई भी मतलब कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यदि आपका स्टैटिक वैल्यू मींस आपका स्टैटिक वैल्यू है या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। सबसे पहले सभी कंस्ट्रक्टर के पहले स्टैटिक यानी सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होती है। आप कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक कीवर्ड से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए जैसे द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक फील्ड ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास के स्टैटिक फील्ड को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है टू राइट द कोड दैट नीड टू बी एग्जीक्यूट ओनली वन। एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का पॉइंट है उसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर डज नॉट टैग एक्सेस मॉडिफायर और हैव पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का कोई भी आपका मॉडिफायर यानी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होगा और कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा। चलिए तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्रिएट होता है। जैसे मुझे एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक्स और उसके बाद अपने क्लास का नाम देना। ठीक है, तो इसमें हमें एरर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर में आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दे सकते। सो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ आपका। दूसरा है कि यदि मैं चलिए जैसे मैंने इसमें पैरामीटर सेंड किया हूं तो स्टैटिक में पैरामीटर सेंड कर सकता हूं। तो देखिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी ए पैरामीटर लेस। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, ये सिर्फ काम करता है स्टैटिक्स आपका जो भी वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करने का काम आता है। तो आप क्लास में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाए या ना बनाए, अगर वेरिएबल है तो वो खुद ब खुद बना लेगा। ठीक है, आप इस वेरिएबल को आप यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 100 देखे इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्टैटिक्स है तो स्टैटिक तो हम लोग स्टैटिक के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि उसके बाद है स्टैटिक और ऑटोमेटिक इनिशियलाइज बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ क्रिएटेड स्टैटिक मेंबर आर डिफाइंड। ठीक है, जब भी हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस समय स्टैटिक मेंबर सबसे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, उसके बाद है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल डायरेक्टली। आप किसी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे बोला गया कि यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता है जब आप एग्जीक्यूटिव मतलब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमने यहाँ पे तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक बनाया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको कॉल करता है कि नहीं हमारा क्लास, क्योंकि ये भी हमारा ये है क्या बोलते हैं
कि मीन्स जो आपका कंस्ट्रक्टर है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ, मतलब पैरामीटर रेस्ट कंस्ट्रक्टर हुआ, और इसको ये सबसे पहले कॉल किया। यानी देखिए कि ये कॉल करने से पहले, यानी डिफॉल्ट को भी कॉल करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर सेंड नहीं किया हूँ, तो ये डिफॉल्ट को कॉल करना चाहिए नहीं, लेकिन नहीं, वो सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। यानी जब आप कोई क्लास आपका क्रिएट होता है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर है तो सबसे पहले कॉल हो जाती है वो। Technically, the use of static constructor when the class is using a log file and constructor used to light the entire of the file। ठीक है, आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, जब आप कोई भी क्लास के लॉग फाइल को आप रखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर में हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद ही मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे उसके बाद है लास्ट है आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड विद अ प्राइवेट स्पेसिफायर, जैसे हम कोई कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे चलिए हम इसको प्राइवेट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं। तो उसके बाद बोल रहा है कि इट नॉट पॉसिबल टू अदर क्लास टू ड्राइव फ्रॉम द दिस क्लास, नाइदर इज पॉसिबल द क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट बनाते हैं, तो हम मतलब कि उस क्लास को मतलब कि इनहेरिट नहीं कर सकते, और उसको हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द एम्प्लॉय एक्सेस ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल। यानी हम कोई भी जब हम कोई क्लास को प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से मॉडिफाई मतलब कंस्ट्रक्टर से डिक्लेयर कर देते हैं क्लास के अंदर, तो हम उसको मींस इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो क्या काम आता है, तो वो देख लेते हैं। They are usually used to class the contain the static member only। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि हमारे क्लास में सिर्फ स्टैटिक मेंबर होना चाहिए, यानी क्योंकि जब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो हमारा इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं हुआ और इसमें हम कोई वेरिएबल डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं हुआ हमारे पास, ओनली हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल का ही काम होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना है, क्योंकि ये स्टैटिक जब आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वन यूज ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर। अगर कोई क्लास में हमारा सिर्फ स्टैटिक मेंबर है, तो हम उसको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि उसका प्रोटेक्शन रह पाए, मीन्स उसको कोई ऑब्जेक्ट ना बना पाए और उसको कोई इनहेरिट ना कर पाए। ठीक है, जैसे लाइक ये इम्प्लीमेंट करता है सिंगलटन क्लास का। सिंगलटन क्लास भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो लास्ट जो आपका थर्ड जो लाइन है, जिसमें बोला गया है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट, पब्लिक और एनी कोई भी मॉडिफायर देते हैं, तो उस समय कंपाइलर क्या करता है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ऐड नहीं करता है, क्योंकि हमने पहले से ही कंस्ट्रक्टर को ऐड कर लिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपका नॉलेज गेन होता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।